ओके गाइस, बड़ी इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये उन बच्चों के लिए जिनको हमेशा डाउट रहता है कि सर एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है भी हैं कि नहीं, क्या बिना एनसीईआरटीज पढ़े तैयारी हो सकती है, और एनसीईआरटीज अगर हम पढ़ें तो कैसे पढ़ें, क्या एनसीईआरटी के हमें नोट्स बनाने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंट है, और एनसीईआरटीज में भी क्या सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। सो दिस वीडियो इज गोइंग टू मेक इट क्लियर टू यू, एवरीथिंग विल बी क्लियर कि लाइन टू लाइन क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में से पूछे गए 2024 प्रीलिम्स में। तो इट इज गोइंग टू बी क्लियर कि क्या एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है या नहीं है, जो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अगेन टेलिंग यू गाइस, इस बार जो एग्जाम कंडक्ट करवाया गया 2024 का, आप उसके क्वेश्चंस देख के खुद रियलाइज करेंगे कि कैसे यूपीएससी ने जो क्वेश्चंस ड्राफ्ट किए, वी डोंट नो कि वो एनसीईआरटी से उठा के किए या नहीं की। ऑल वी नो कि लाइंस वर वेरी मच सिमिलर, ऑल वी नो कि कंटेंट वाज वेरी मच सिमिलर। तो अब किए उठा के नहीं किए हमें नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि एनसीईआरटी के अंदर जो कंटेंट है हमारे अटेम्प्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारी प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड वी जस्ट कैन नॉट इग्नोर दैट, पर्टिकुलरली व्हेन इट कम्स टू ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी तो समझ लीजिए आप, मेडिसिन है आपके लिए, आप उसको खा जाइए, पी जाइए, जो करना उसको कर लीजिए, एंड उसके फिर टेस्ट सॉल्व कीजिए एंड अलाइन कीजिए अपनी प्रिपरेशन को प्रीवियस ईयर के साथ। तो लाइन टू लाइन क्वेश्चंस पिक्ड फ्रॉम एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 11th मैं प्रूव करने वाला हूं इस वीडियो में आपको। मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीटली दिखाऊंगा, मैंने स्क्रीनशॉट्स लिए हैं किताब के, उसमें मैं आपको शो करने वाला हूं कि कैसे ये जो क्वेश्चंस हैं वो पिक हुए हैं 2024 प्रीलिम्स में। तो दिस इज द बुक क्लास 11th की फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ये आपको पढ़नी है, और ये इसका इंडेक्स है। अभी जो इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स में द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन इज, जहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछेंगे, वो है क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी के ऊपर कम से कम 6 to 7 क्वेश्चंस पूछेंगे। टोटल 12-13 क्वेश्चंस आपको ज्योग्राफी में देखने को मिले, जिसमें से 6 से 7 क्वेश्चंस, ऑलमोस्ट हाफ या हाफ से थोड़ा कम, आपको इसी पोर्शन में से देखने को मिला। उसके अलावा 2 क्वेश्चंस आपको देखने को मिले जियोमॉर्फोलॉजी में से, इस पार्ट में से, एंड देयर आफ्टर और भी आपको वर्ल्ड क्लाइमेट्स में से क्वेश्चन देखने को मिले जो हमने देख लिया, एंड ओशनोग्राफी में भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिला। तो दिस एनसीईआरटी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। आगे चलते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। सी, विद रेफरेंस टू वाटर वेपर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। वाटर वेपर क्या है जी? इट इज द गैस द अमाउंट ऑफ विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, इट्स परसेंटेज मैक्सिमम एट पोल्स। हमें नहीं पता, हमने तो तैयारी करनी है, तो हम सीधा चलते हैं। सी दिस, वाटर वेपर इज अ गैस इन द एटमॉस्फेयर विच डिक्रीजेस विद ऑल्टीट्यूड, which decreases with altitude. See this, same line, same चीज यहां लिखी हुई है। I hope it is clear to you. तो see आगे, its percentage is maximum at the poles. अब अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें, so water vapor also decreases from equator towards the pole. So pole पे जाते जाते तो water vapor decrease करता है, यहां बोला जा रहा है percentage is maximum at the pole, तो उल्टा है। तो सिर्फ इतना पैराग्राफ आपने क्लाइमेटोलॉजी में पढ़ा था, सिर्फ इतना सा हिस्सा, तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते थे और सही होना था। दिस इज व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ एनसीईआरटी, और ये जो स्क्रीनशॉट है एनसीईआरटी का ही है। कौन सी एनसीईआरटी? फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी क्लास 11th की एनसीईआरटी। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। ये नहीं कि आप कहोगे सर सिलेक्टिवली क्वेश्चन उठा के ले, मैं लेके आऊं काफी क्वेश्चन आपके लिए, आप चेक कर सकते हो। क्रियोलिस फोर्स के ऊपर, विद रेफरेंस टू क्रियोलिस फोर्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन विंड वेलोसिटी, इट इज मैक्सिमम एट द पोल्स एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। हमें नहीं पता, लेट अस प्रिज्यूम कि ये क्या है इसका राइट आंसर। अब देखते हैं। सो डिफ्लेक्शन इज मोर, ये क्रियोलिस फोर्स की बात हो रही है। क्रियोलिस फोर्स की डिफ्लेक्शन इज मोर व्हेन द विंड वेलोसिटी इज हाई। तो विंड वेलोसिटी ज्यादा होने के कारण उसकी डिफ्लेक्शन ज्यादा है, तो वो स्ट्रांग हो जाती है। तो क्रियोलिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड, इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। एनसीईआरटी का टेक्स्ट है, इट इज मैक्सिमम एट द पोल एंड इज एब्सेंट एट द इक्वेटर। I hope it is clear to you. I hope you're getting things के कैसे एनसीईआरटी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके लिए, आपकी प्रिपरेशन में। ये क्लियर भी होगा आपको होपफुली। अगला क्वेश्चन देखो। अब ये क्वेश्चन जो है, एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। सोलर रेडिएशन को, इंसोलेशन को बोलते हैं हम, सोलर रेडिएशन जो हमें सन से डायरेक्टली रिसीव हो रही है, दैट इज व्हाट इज इंसोलेशन। जब वो सनलाइट आ जाती है, टच करती है ग्राउंड को, ग्राउंड को टच करने के बाद ग्राउंड क्या करता है, सरफेस क्या करता है, उसको रेडिएट करता है बैक, उसको हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशंस होती है, इंसोलेशन होती है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेवलेंथ। अब जो वापस जा रही होती है, दैट इज ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेवलेंथ। तो ये यहां पर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था, जो एटमॉस्फेयर इट इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन देन बाय टेरेस्ट्रियल रेडिएशंस। मोर वर्ड आया, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन से जो एटमॉस्फेयर है वो ज्यादा हीटअप होता है।
Carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiations. Okay, fine, क्योंकि अभी मैंने बताया terrestrial radiations क्या है, वो long wave radiations है. अब देखते हैं सी terrestrial radiations. So insolation received by Earth is in the wave short wave and it heats up the surface. After being heated up, it radiates body. It becomes radiated body and radiates energy to the atmosphere in long wave form. Long wave form में उसको radiate back करते हैं. This energy heats up the atmosphere from below. Low. यहाँ पर आ गया. This energy heats up the atmosphere from below. तो below से तो terrestrial radiations करती हैं. तो concept based question था. The long wave radiation is absorbed. See this. The long wave radiation जो है, it is absorbed by atmospheric gases, particularly carbon dioxide and other greenhouse gases. So carbon dioxide and other greenhouse gases in the atmosphere are good absorbers of long wave radiation. देख रहे हो? तो content of NCERT is very much important. Next, thickness of the troposphere at the equator is much greater as compared to the poles. So poles के comparatively जो troposphere की thickness है वो greater है equator के पास. उसका कारण ये है because of the convectional currents. Troposphere layer है, equator के ऊपर उसकी thickness ज्यादा होती है क्योंकि convectional currents जो heat के कारण currents आते हैं उसके कारण जो एयर है वो और ऊपर राइज करती है. ऊपर राइज करती है एयर किस चीज की कंपोजिशन है? गैसेस की कंपोजिशन है. अब यही तो हमारा एटमॉस्फेयर बना रही है. तो और ऊपर तक जाती है तो यहां पर हमें थिकनेस ज्यादा देखने को मिलती है. पोल्स में जो एयर होती है वो डेंस होती है तो थिकनेस कम देखने को मिलती है. एंड द रीजन इज कन्वेक्शनल करंट. बिल्कुल ठीक बात है. अब देखिए एनसीईआरटी का स्क्रीनशॉट. थिकनेस ऑफ द ट्रोपोस्फियर इज ग्रेटेस्ट एट द इक्वेटर बिकॉज हीट इज ट्रांसपोर्टेड टू द ग्रेटर हाइट्स बाय स्ट्रॉन्ग कन्वेक्शनल करंट्स. दैट्स इट, खत्म. इतने से हिस्से में से एक क्वेश्चन पूछ लिया गया आपको. अब अगले साल भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएंगे हमें नहीं पता, लेकिन क्या इन्हीं टॉपिक्स में से क्वेश्चन आने की संभावना है? यस है. तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है. सी दिस. हाउ मेनी ऑफ द अबव आर द प्रोडक्ट्स ऑफ वॉल्केनिक इरप्शन. वॉल्केनो में से अब क्या क्या निकलता है आपको कैसे पता होगा जब तक आप पढ़ोगे नहीं. तो यहां लिखा है पायरोक्लास्टिक डेब्री, एश एंड डस्ट, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड्स. ये सारी चीजें निकलती हैं. अब देख लेते हैं. द मटेरियल दैट रीच्ड द ग्राउंड इंक्लूड्स लावा फ्लो, पायरोक्लास्टिक डेब्री, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैसेस, नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड. सारा कुछ तो दिया हुआ एज इट इज. क्वेश्चन फिर पूछा गया. सो फिर वही बात मैं फिर बोलूंगा आपको, यू डोंट थिंक दिस के सिलेक्टिवली क्वेश्चंस आए. अब आए कितने टोटल थे? 12 क्वेश्चंस टोटल आए. 5-6 क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ गया और मैंने आपको बताया कि सीधा एनसीईआरटी में से पूछे जा रहे हैं. बाकी भी आई कैन प्रूव, बट वो इनडायरेक्टली एनसीईआरटी में से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन थे. ये तो बिल्कुल ही डायरेक्टली थे ना. जो रह गए वो नहीं कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं थी, लेकिन वो इनडायरेक्ट क्वेश्चन थे. सो आई होप गाइस इट इज प्रीटी मच क्लियर. अब जब आप तैयारी कीजिएगा अगले साल के लिए तो लिस्ट बना लो कि किन चीजों को इग्नोर नहीं करना जो हम रूटीन में आपको बताते जा रहे हैं. एक वीडियो भी अपलोड करेंगे, व्हिच बुक्स नॉट टू इग्नोर फॉर 2025 प्रिपरेशन. थैंक यू.